तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग जब इंपीरियल एग्जाम को पास करने के बाद अपने घर वापस आया था तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और फिर झोंगरियोंग के फादर यानी कि स्क्वाड किंग झोंगरियोंग से कुछ बात करने के लिए अपने पास बुलाया था। और एपिसोड के एंड में स्क्वाड किंग ने झोंगरियोंग से कहा था कि तुम्हें कल से फिर से सेक्शन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि झोंगरियोंग अपने खुद के जमीन को देखने के लिए आया है जो इंपीरियल एग्जाम को पास करने के बाद उसको इनाम के तौर पर मिला था। वहाँ पर एक बंदा होता है और सर्वेंट उस जमीन को देखने के बाद उस बंदे से पूछता है ये जमीन पहाड़ों के परछाई से हमेशा ढकी हुई रहती है और ऊपर से ढलान भी है, क्या ये जमीनें सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीनें नहीं हैं? झोंगरियोंग उस बंदे से पूछता है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैंने सुना है कि शिपमैन मैनेजर हर चीज की देखकर ही कीमत बता सकता है, प्लीज इस बारे में थोड़ा जानकारी मुझे भी दीजिए। वो आदमी सोचते हुए बोलता है ढलानों के वजह से बारिश होने पर भी पानी जमा होने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिस वजह से आप इसमें धान की खेती नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ ऊपरी जमीन पर ही फसल उगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत परछाई को लेकर है, उस एरिया में दिन में सिर्फ 4 घंटे ही सूरज की रोशनी रहेगी। इसके अलावा बाएं और दाएं ओर से बहुत ही तेज हवा बहती है, यहाँ पर कुछ भी उगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है प्लीज इसे किसी ऐसे इंसान को बेच दीजिए जो जानवरों को पालने के बारे में सोच रहा हो। जो सुनकर वो आदमी पूरा चौंक जाता है और फिर झोंगरियोंग से पूछता है कि आप फेंग शुई के बारे में जानते हैं? झोंगरियोंग बोलता है मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा, मैंने एक बार एक ओल्ड मैन से इसके बारे में सुना था। और फिर अपने मन में बोलता है सच तो ये है कि ये एक फेमस रेंज था जो मेरे पिछले लाइफ में बहुत सारे घोड़े को पाला गया था। साथ ही आज से 6 महीने बाद नॉर्थ के तरफ से एक बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है जिसके वजह से सेंट्रल प्लैनेट्स में हर तरह के घोड़े को मिलिट्री पर्पस के लिए लिया जाएगा और ये जंग नॉर्थ की शैंक्सी के तरफ फैलता रहेगा जिससे घोड़ों के कीमत 3 गुना तक बढ़ जाएगा। वो आदमी भी बोलता है उस बुरे आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, ये जमीनें उन फसलों को उगाने के बजाय उन जानवरों को पालने के लिए बेहतर है जिन्हें इधर उधर घूमने की जरूरत है। मैं एक जरूरतमंद खरीदार को ढूंढने की कोशिश करूंगा। झोंगरियोंग बोलता है ये कोई अरे गरीब खरीदारों से काम नहीं होने वाला है, खास करके उस आदमी को खेत चलाना और घोड़े पालना अच्छे से आना चाहिए। इससे भी जरूरी बात यह है कि उस आदमी को बहुत ही तंदुरुस्त और भरोसेमंद होना चाहिए क्योंकि मैं इस खेत को वापस खरीदने वाला हूँ। जिसे सुनकर वो आदमी फिर से हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए पूछता है कि आप प्रॉक्सी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी और के साथ खेत चलाने के बारे में सोच रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं एक बिजनेस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। और फिर उसे एक बैंक का चेक देते हुए बोलता है कुछ जवान घोड़ों को खरीदने में ध्यान दो, ये 100 गोल्ड नियांगों का एक बैंक चेक है, आप इस मामले के देखभाल करते समय मुझे रिपोर्ट किए बिना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है जब ली जॉन्सन यानी कि स्क्वाड किंग ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के लिए लड़ाई लड़ी तब ये बंदा यानी कि जिन लिंगसोन एक सीक्रेट फाउंड पार्ट के इंचार्ज था। मैं दुश्मन किंग के एक भरोसेमंद जनरल को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हूँ खुद राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। वो आदमी झोंगरियोंग से पूछता है आप मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है क्या आप मेरे माँ के होम टाउन से नहीं हैं? मैं जानता हूँ कि अपने माँ को कम उम्र में खो देने के बाद आपने मेरा बहुत ही देखभाल किया है, इसके अलावा आपको दूसरों का ताना भी सुनना पड़ा क्योंकि आपने मेरा साथ लिया। वो आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद वो चेक ले लेता है और बोलता है जमीन को बेचा गया तो फिर बड़ी रकम लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर किसी को पूरी तरीके से धोखा देना चाहते हैं तो फिर हमें नए और ओरिजिनल नियमों का फ्लो बनाना पड़ेगा। उसे इस ऑफर को
को एक्सेप्ट करते हुए देखकर सर्वेंट और झोंगरियोंग दोनों ही खुश होते हुए उसे शुक्रिया कहता है। वो आदमी आगे बोलता है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने उस वक्त ये नहीं कहा था कि तुम हेवनली ड्रैगन पेविलियन में एक रेपुटेड स्क्वाड बनना चाहते हो? झोंगरियोंग बोलता है, ये सही है, लेकिन एक छोटा सा शब्द है जो मैंने उस वक्त नहीं कहा था। मैं बनना चाहता हूँ एक अमीर रेपुटेबल स्क्वाड। जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेओक्सन हैरानी के साथ किसी को बोलता है, क्या इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक। हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने झोंगरियोंग है, जो कि अपने पिताजी के कहने पर उसे ट्रेडिंग लेने के लिए आया है। सेओक्सन उसको बोलता है, आखिरकार आप ये किस तरह के बकवास कर रहे हैं? क्या आप मुझे चलने से पहले दौड़ना सिखाने के लिए कह रहे हैं? झोंगरियोंग बोलता है, क्या ये मेरा रिक्वेस्ट बेहुदा है? सेओक्सन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि आपके समझने के लिए सब काफी नहीं है। और फिर एक जार को लाकर झोंगरियोंग के सामने रखते हुए बोलता है, ये एक जार है जिसको डाइनिंग हॉल ने फेंक दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप पानी लाए और इसे भरे। जो सुनकर झोंगरियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पानी को लाते हुए बोलता है, पिताजी के कहने के वजह से मैंने आज से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। मैंने उनसे मुझे ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट को सिखाने के लिए कहा, जिससे हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का नाम प्रभावित होता, लेकिन उन्होंने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि स्क्वाड कमांडर होंगजो में टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है और हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में उन कुछ लोगों में से एक जो सच में मेरा फिक्र करते हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरे भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा है। ये सब कुछ बोलते हुए जब वो उस जार पर पानी को भर ही रहा था, तभी अचानक से उस जार पर एक छेद हो जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग काफी हैरान होता है। झोंगरियोंग बोलता है, आखिरकार ये अचानक टूट क्यों गया? क्या इसमें पहले से ही कोई दरार था? सेओक्सन बोलता है, जार बिल्कुल ठीक था। झोंगरियोंग रोने वाला शक्ल बनाते हुए बोलता है, तो फिर ये टूट कैसे गया? सेओक्सन उस टूटे हुए जार के साथ कंपेयर करते हुए झोंगरियोंग को ज्ञान देने लगता है कि इस जार को इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि ये ना सिर्फ पतला था बल्कि अंदर से उबर खाबर भी था। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक कितना ज्यादा बेसिक है। अगर किसी के पास स्ट्रांग बॉडी और स्टेमिना नहीं है जो इस पावर को सहन कर सकता है, तो फिर उसका हाल भी इस जार के तरह हो जाएगा। ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट वो बीच और जार है जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को आज इस मुकाम तक लेकर आया है। ये बिल्कुल 9 ग्रेड सेट की इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक के बराबर है। आप इसे तब तक सीख नहीं पाएंगे जब तक आपके पास स्टील जैसे मजबूत बॉडी और जबरदस्त स्टेमिना ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप शायद से जल्द इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक सही नहीं हुआ तो फिर आप कभी एक मार्शल मास्टर नहीं बन पाएंगे। वैसे ऐसी बात नहीं है कि अगर आप सिर्फ इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखते हैं तो फिर आप रातों रात 10 या 20 साल के एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए इसे शुरुआत से शुरू करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद वो झोंगरियोंग को एक क्लिप के पास लेकर आता है और उसे वो क्लिप क्लाइंब करने के लिए बोलता है। अगर हर दिन झोंगरियोंग ऐसा करते हैं तो फिर ना सिर्फ उसके बॉडी ताकतवर होगा बल्कि उसके मांसपेशियां भी बेहतर बन जाएगा। वो क्लिप लगभग 90 मीटर ऊंचा होता है और झोंगरियोंग उसे देखते हुए बोलता है, मुझे दिन में इसे कितने बार चढ़ना होगा? ये सुनकर सेओक्सन उसे गुस्से से टपली मारते हुए बोलता है, क्या आपको लगता है किसी चट्टान पे चढ़ना पेड़ पे चढ़ने जैसा है? मुझे पूरा यकीन है कि आप 30 मीटर ऊपर तक भी नहीं चढ़ पाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन भी ना छोड़े और धीरे धीरे लेकिन हर दिन ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। जब आप बिना रुके एक दिन में ही इसे क्लाइंब करने में कामयाब हो जाएंगे तब मैं आपको ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाऊंगा। फिर वो झोंगरियोंग को एक रस्सी लाने के लिए बोलता है जिसके एक छोर पर एक आयरन बल बंधा हुआ है। वो ट्रेडिंग ग्राउंड से तुरंत ही जाकर उस रस्सी को लेकर आता है और उसे लाते लाते ही झोंगरियोंग पूरी तरीके से थक जाता है। इसके
बाद सेओक्सन उस रस्सी को लेकर उसे घुमाते हुए क्लिप के ऊपर एक पेड़ से फंसा देता है और झोंगरियोंग सेओक्सन के इस तरह की ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। सेओक्सन झोंगरियोंग के कमर पे रस्सी का एक छोर बांध देता है और दूसरे छोर को वो पकड़ लेता है ताकि अगर झोंगरियोंग गलती से गिर जाए या फिसल जाए तो फिर सेओक्सन रस्सी पकड़कर उसे गिरने से बचा पाए। वो झोंगरियोंग को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज आपको चट्टान के ऊपर चढ़ना ही होगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए तो फिर आपको सोने से पहले ट्रेडिंग ग्राउंड का 50 चक्कर लगाना होगा। झोंगरियोंग बोलता है अगर मैं चढ़ने में कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा, जिसे सुनकर सेओक्सन पहले हैरान होता है और फिर बोलता है चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। झोंगरियोंग बोलता है लेकिन अगर मैं सचमुच ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर क्या होगा। सेओक्सन बोलता है तो फिर मैं आपको तुरंत ही ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट के स्टेप को दिखाऊंगा। झोंगरियोंग बोलता है लेकिन आपने तो ये कहा था कि मुझे चट्टान को इसलिए चढ़ना है ताकि मेरा बॉडी इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि इंटरनल एनर्जी को संभाल पाए और मैं ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट के स्टेप को पहले से ही ऑलरेडी जानता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आज मैं इस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता हूँ तो फिर आपको ट्रेडिंग ग्राउंड के 50 चक्कर लगाना होगा। जो सुनकर सेओक्सन हैरान होते हुए बोलता है क्या, और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है ठीक है। झोंगरियोंग बोलता है ठीक है, आप अपना प्रॉमिस को मत भूलना। इसके बाद वो उस चट्टान पे चढ़ने लगता है और ग्रेट डीमन यानी कि फ्लावर वेनरेबल की बातों को याद करते हुए बोलता है फ्लावर वेनरेबल ने मुझे कहा था कि मेरे भीतर के एनर्जी सैकड़ों गुस्सेल बैलों के ताकत जैसा है, अगर जरूरत पड़ने पर मैं इसको इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो पाया तो फिर इसे मेरा ताकत कहा नहीं जाएगा। लेकिन तब क्या होगा अगर मुझे उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं हुआ। ये बोलकर वो बिल्कुल एक निंजा के तरह कूदते हुए चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और पैर को छूकर दोबारा से नीचे जम कर देता है, जिसे देखने के बाद सेओक्सन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही बहुत ही तेजी के साथ झोंगरियोंग के करीब आ जाता है और फिर अपने पैरों से लात मारते हुए जानबूझकर झोंगरियोंग को नीचे गिरा देता है। फिर वो उसको उठाने का बहाना करते हुए उसके बॉडी के एनर्जी को चेक करते हुए अपने मन में बोलता है ये कितनी अजीब बात है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पहले उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं था। और फिर झोंगरियोंग को बोलता है या तो मैं पागल हूँ या फिर तुम पागल हो, यहाँ पर जो हुआ आखिरकार इसके बारे में कौन ही यकीन करेगा। झोंगरियोंग बोलता है चाचा जी जैसा आपने मुझे कहा था मैं हर दिन चट्टान पर चढ़ूंगा। मैं मानता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा एनर्जी है लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है, इसीलिए मैं पहले अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और फिर आगे बोलता है लेकिन प्रॉमिस तो प्रॉमिस है ना, तो आपको आपके प्रॉमिस पूरा करने के लिए ट्रेडिंग ग्राउंड के चारों ओर 50 चक्कर लगाना होगा। इसके बाद वो इसी तरह बहुत दिनों तक ट्रेडिंग करने लगता है और फिर हमें एक दिन झोंगरियोंग को कहीं पे जाता हुआ दिखाया जाता है और उसने अपने साथ एक पोटली भी लेकर रखा हुआ था जिसमें शायद से खाना है। वो हमें बताता है कि उसने ट्रू हेवनली मार्शल आर्ट के 72 स्टेप को पूरी तरीके से याद कर लिया है और एनर्जी सर्कुलेशन टेक्निक को सीखने में उसको 10 दिन लगा। इसका इस्तेमाल वो एनर्जी को अपने एनर्जी कोर में इकट्ठा करने के लिए करने वाला है, जिसके वजह से वो वक्त आने पर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा। वो फ्लावर वेनरेबल के बारे में सोचते हुए बोलता है फ्लावर वेनरेबल ने 10,000 सालों के एनर्जी को 100 सालों के एनर्जी में बदल दिया था और 20 सालों के अंदर ही दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन गया। अगर वो जीरो से शुरू करता तो फिर उसे 100 साल लग जाता। सिर्फ 20 सालों के अंदर इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर वो सेओक्सन के साथ ट्रेडिंग के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि सेओक्सन उसे बताता है तेज आंखों वाले मास्टर तुम्हें सिर्फ 5 स्टेप के अंदर ही हरा देगा और अच्छी फुटवर्क वाले मास्टर तुम्हें 3 स्टेप के अंदर ही हरा देगा और एक शॉर्ट मास्टर को हराने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 स्टेप की जरूरत है। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम शॉर्टमैनशिप को ना सीख कर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने विजन को अच्छा करो। तुम्हारे आंखें तुम्हारे एनर्जी से डायरेक्ट इफेक्टेड होते हैं। तुम्हारा विजन जितना तेज होगा तुम उतना ही दूर और तेज देख पाओगे। झोंगरियोंग
अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ऑलरेडी मेरे पास एक पीक मार्शल आर्ट मास्टर जितना तेज आंखें हैं, क्योंकि टाइम को स्लो करने वाले एबिलिटी मुझे अपने सामने आने वाले किसी भी ओपोनेंट को उसके मोमेंटम को आसानी से देखने में मदद करता है। इसलिए मुझे अपने ओपोनेंट को हराने के लिए मार्शल आर्ट को सीखने की जरूरत है, जिससे मैं हाथ पैरों को सही से चला पाऊंगा। अच्छे हाई लेवल के टेक्निक के बजाय मुझे कुछ ऐसे टेक्निक की जरूरत है जिसका मैं तुरंत इस्तेमाल कर सकूं। ये बोलते हुए वो चलते चलते उसी बेगर के पास पहुंच जाता है जिस बेगर को हमने पहले भी एक बार देखा था। उस बार झोंगरियोंग ने उसे 2 सिल्वर कॉइन दिया था। वो बेगर झोंगरियोंग को फिर से कुछ देने के लिए बोलता है और झोंगरियोंग उसे घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर वो बेगर उससे पूछता है, आखिरकार तू कौन है। झोंगरियोंग उसे पिछली बार के बातों को याद दिलाता है, लेकिन फिर भी याद ना कर पाने पर झोंगरियोंग गुस्से से वहां से जाते हुए बोलता है, तुम्हें तो अपने रेगुलर कस्टमर भी याद नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ये देने के बजाय किसी और को जाकर दे दूं। और तभी वो बेगर बोलता है, रुक जाओ मुझे याद आ गया। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद कर लिया। क्या आपने खाना खाया? बेगर बोलता है, खाना। झोंगरियोंग अपने उसी पोटली से कुछ खाना और एक शराब का बाटली निकालते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वाइन है, आज हम दोनों मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करेंगे। बेगर बोलता है कि आप यहीं पर मेरे साथ खाना खाना चाहते हैं। झोंगरियोंग हाँ में जवाब देता है तो वो पूछता है, लेकिन क्यों? ये सुनकर झोंगरियोंग फिर से गुस्सा करते हुए बोलता है, आप खाना खाने के लिए इतना ज्यादा सवाल क्यों कर रहे हैं? अगर आप इसे नहीं खाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं किसी दूसरे बेकर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर बेकर बोलता है, यंग मैन रुक जाओ, मैं और कोई भी सवाल नहीं करूंगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन दोनों ने ही खाना खा लिया होता है और खाना खाने के बाद वो बेगर डकार मारते हुए बोलता है, सच में ये खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं कब आखिरी बार शराब के साथ मांस खाया था। इतना टेस्टी खाने के लिए शुक्रिया, तो मैं अब चलता हूँ। ये बोलकर वो बेगर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी झोंगरियोंग उसको बोलता है, प्लीज मुझे कुछ फिश टेक्निक सिखाइए। इतना सुनते ही वो बेगर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। झोंगरियोंग आगे उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं आपके इस एहसान को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। बेगर बोलता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं है। झोंगरियोंग बोलता है, नॉर्थन से बैटल किंग यो बैंग नॉर्थन सनसिंग के हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक बेहतरीन मास्टर कुनलुन सेठ के डिसाइबलों को मारने के बाद सेठ और दूसरे मार्शल मास्टरों के द्वारा पीछा किया जा रहा है। आप दुनिया भर में घूमते घूमते आखिर में इस होंगजो में आ गए और तभी वो बेगर अपने फिश से झोंगरियोंग के सीने पर एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से उसको तकलीफ तो बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं, और वो वहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। उसके बॉडी काम करना बंद कर देता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बेगर झोंगरियोंग से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? झोंगरियोंग बोलता है, मैं ली झोंगरियोंग हूँ, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का एक स्क्वाड वॉरियर। बेगर बोलता है, मैंने सुना था कि स्क्वाड किंग का एक बेटा था जिसका नाम ली झोंगरियोंग था। उसने ब्रोथल और गैम्बलिंग डेन में जाकर अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिया। झोंगरियोंग बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन शायद से मुझे इससे ज्यादा फेमस इंपीरियल एग्जाम के टॉप स्कॉलर के तौर पर होना चाहिए था। वैसे सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार आपने मेरे साथ क्या किया? बेगर उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, आखिरकार मुझे इस बार में कैसे पता नहीं होगा। आज से 5 साल बाद आप होंगजो के एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाले अंडरवर्ल्ड फोर्स के ऊपर अटैक कर देंगे और उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। मेरे पिछले लाइफ में आपने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोस्टिट्यूटर को मार दिया था जो आपको हर दिन एक नियम डोनेट करती थी। ये एक बहुत ही बड़ा हादसा था जिस वजह से पूरे के पूरे होंगजो में हड़बड़ी मच गया था। उस समय मुरीम में हर कोई आप ही के बारे में बात कर रहा था। नॉर्थन सी के बैटल किंग दुनिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले वॉरियर में से एक खुद को एकांत में रखने के बारे में सोच लिया था और होंगजो में छुप गए थे।
और फिर वो बेकार को बोलता है मेरे कपड़े के अंदर कुछ है, प्लीज इसे देख लीजिए। क्योंकि वो अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहा था, इसीलिए बेकार उसके कपड़े के अंदर से एक कागज को निकालता है, जिसे खोलकर देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें उसी का तस्वीर बना हुआ था। चोंगरियोंग बताता है अभी कुछ समय पहले मैं बीजिंग गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि अनजान कपड़े पहना हुआ एक इंसान इस तस्वीर के साथ किसी को ढूंढ रहा था। क्या ये दिखने में आपके तरह नहीं लगता? जब मैंने बेकार सेठ के लोगों से इस बारे में पूछा तब उन्होंने सिर्फ एक सिल्वर नियांग के बदले मुझे आपके बारे में बताया, लेकिन सच में ये तो आप ही निकले, नॉर्थर्न सी के बैटल किंग। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। फिर चोंगरियोंग हमें बताता है कि उसने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, उसने तो एक आर्टिस्ट के मदद से इस तस्वीर को बनाया था। फिर वो आगे बेकार को बोलता है अगर आपको मुझे मारने का कोई भी इरादा नहीं है तो फिर प्लीज मुझे आजाद कर दीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया हो। फिर बेकर कुछ सोचने के बाद चोंगरियोंग को बताता है इसे इंटरनल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक के तौर पर जाना जाता है। अगर आसानी से कहा जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी के बाहरी हिस्से पर हमला किया जाता है जबकि ये अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर देता है। ये किसी के इंटरनल ऑर्गन को फोड़कर उसे जान से मार सकता है, जबकि बाहर से दिखने में वो आदमी बिल्कुल सही सलामत लगेगा। ये बोलकर वो अपने उंगली से चोंगरियोंग के कंधे पर हल्का सा टैप करता है, जिससे चोंगरियोंग फिर से अपने बॉडी को मूव कर पाता है। बेकार आगे बोलता है इस तरह के एक छोटे से अटैक से भी तुम अपने घर वापस जाने के बाद भी सोते सोते नींद में मारे जा सकते हो। ऐसे इंटरनल डिस्ट्रॉइंग टेक्निकों में बहुत ही हाई लेवल के हिडन फोर्स छुपा हुआ होता है। चोंगरियोंग रोने जैसा शक्ल बनाते हुए बोलता है तो क्या मैं मरने वाला हूँ? बेगर बोलता है बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैंने अटैक करते समय खुद को रोक लिया था, इसीलिए 2 से 3 दिनों तक तकलीफ सहने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जो सुनकर चोंगरियोंग खुश होते हुए बोलता है तब तो ये राहत की बात है, प्लीज मुझे कुछ फिश टेक्निक सिखाइए। बेगर गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने अभी तुम्हें कहा? चोंगरियोंग बोलता है मैं जानता हूँ कि आप उस तरह के आदमी नहीं हैं जो बेवजह ही किसी को मार देते हैं। कुनलुन सेठ के डिसाइबलों को मारने से पहले आप बहुत ही ज्यादा फेमस और ताकतवर वॉरियर थे। इसके अलावा कि आप इसलिए दुनिया में से छुप नहीं गए कि आप और किसी का भी जान नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग आपका पीछा कर रहा है उन मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं। बेगर बोलता है तुम्हारे फादर स्क्वाड किंग मेरे से भी ज्यादा स्किल्ड है, उनके शॉट टेक्निक बुडिम में सबसे टॉप में है और पूरी तरीके से रिफाइंड भी है, तो फिर तुम मुझसे सीखने के लिए खुद को इतना ज्यादा कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम तो अपने घर पर ही अच्छे मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। चोंगरियोंग बोलता है अपने अपने जीवन में हजारों लड़ाइयाँ लड़े होंगे, लेकिन आपने हर एक लड़ाई को सिर्फ 10 सालों के अंदर ही खत्म कर दिया है। यही वजह है कि जियांगू के लोगों ने आपके फिश टेक्निक को 10 मूव स्ट्राइक का नाम दिया था। अगर सच में इसमें सिर्फ 10 मूव ही हैं, तो फिर मैं किसी भी फिश टेक्निक के तुलना में इसे जल्दी ही सीख पाऊंगा, है ना? बेगर गुस्सा करते हुए बोलता है अगर इसमें सिर्फ 10 मूव ही हैं, तो फिर मैं इसे सीखने के लिए अपना पूरा जीवन क्यों लगा देता? ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके हर एक मूव पर इनफाइनाइट वेरिएशन है। चोंगरियोंग बोलता है मैं धीरे धीरे इस इनफाइनाइट वेरिएशन को सीख लूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे वो 10 मूव सिखाइए। आप अपने मार्शल आर्ट के लेगेसी को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकते, है ना? बेगर चीरते हुए बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस हो। और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है भले ही उसका जुबान बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, लेकिन उसका बॉडी वो तो बिल्कुल बेकार और कमजोर है। मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि उसने इससे पहले कभी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा। अब जबकि मेरा आइडेंटिटी रिवील हो गया है, तो फिर मेरे पास उसके जैसे किसी इंसान के ऊपर बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी चोंगरियोंग बोलता है अगर आपको लगता है कि मैं आपके टेक्निक को सीखने के लिए लायक नहीं हूँ, तो फिर क्यों ना आप मेरे टेस्ट लेकर मुझे
एक मौका देकर देखे। ये सुनते ही बेगर फिर से उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिससे झोंगरियोंग पीछे की ओर जाकर गिरता है और फिर बेगर वहाँ से जाने लगता है। और तभी झोंगरियोंग पीछे से बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। उसे बात करते हुए देखकर बेगर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, वो अभी भी होश में है। झोंगरियोंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से कहीं से भी अटैक कैसे कर सकते हो। बेगर आगे अपने मन में बोलता है, उसके पास ना तो कोई मार्शल आर्ट है और एनर्जी को भी बहुत ही मुश्किल से इस्तेमाल कर पाता है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं उसका टेस्ट लूंगा। जब उसने मेरे फिश को अपनी ओर आते हुए देखा तब उसने अपने बॉडी को पीछे की ओर कर लिया, यहाँ तक कि एक मार्शल मास्टर को भी मेरे इस अटैक को डॉज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन उसने मेरे फिश को अपने ओर आते हुए देख लिया। जब वो एनर्जी को अपने कोर में इकट्ठा कर लेगा और आखिर में एक मार्शल आर्ट बन जाएगा, तब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं काफी लंबे समय से एक डिसेबल को ढूंढ रहा हूँ, आखिरकार किसने सोचा होगा कि मुझे यहाँ पर कोई मिल जाएगा। फिर वो झोंगरियोंग को बताता है, लड़ाई करने के सबसे पहली बात अपने ओपोनेंट के शोल्डर के ऊपर ध्यान देना है। अगर वो हमला करने के इरादा रखता है तो फिर सबसे पहले उनके शोल्डर के मसल्स हिलने लगेंगे। जिसे सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं? वो बताता है, तुमने मुझे शराब पिलाया इसीलिए मैं बस तुम्हें कुछ टिप दे रहा हूँ। तुमने जो नाम बताया 10 मूव स्ट्राइक, जिसे जियांगू के लोग कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम 108 अर्थ शटरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक है। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, कितना लंबा नाम है। बेगर बताता है, 10 मूव स्ट्राइक टेक्निक को आज से 200 साल पहले एक अंधे आदमी के द्वारा बनाया गया था। फिर ये 9 पीढ़ियों तक चला और आखिर में ये 2 दूसरे लोग और मुझे मिल गया। फिर वो जमीन पर एक प्लस का साइन बनाते हुए बोलता है, क्योंकि एंसेस्टर देख नहीं सकता था इसीलिए उन्हें एक ऐसे अल्टीमेट टेक्निक की जरूरत था जिसके मदद से वो अपने ओपोनेंट को एक ही मूव के साथ खत्म कर सके, भले ही उनके लिए फिर थोड़ा जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। और इसी तरीके से 10 मूव सामने आया। इन 10 मूव को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शुरुआती 8 मूव को एक पार्ट और आखिरी के 2 को दूसरा पार्ट। हमेशा ओपोनेंट को शुरुआती 8 मूव के साथ ही हराना पड़ता है और आखिरी के 2 मूव को उन लोगों के लिए बचा कर रखा है जो तुम्हारे जैसे पीछे हटते हुए अटैक को डॉस करता है। और फिर उसे एक फुटवर्क टेक्निक के बारे में बताने लगता है, जिसे फैंटम डांस के नाम से जाना जाता है और ये 10 मूव स्ट्राइक को सीखने के लिए सबसे जरूरी है। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, अगर वो मुझे सिर्फ 10 मूव को ही सिखा देता तो ही मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन वो तो अब मुझे फुटवर्क भी सिखाएगा। बेगर आगे बताता है, फैंटम डांस फुटवर्क टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और प्रोफाउंड टेक्निक है और इसी वजह से 10 मूव स्ट्राइक मूडी में सबसे बेस्ट टेक्निक है। फुटवर्क मार्शल आर्ट की शुरुआत भी है और अंत भी है। ये पहली चीज है जिसे तुम सीखने वाले हो और कुछ ऐसा भी है जिसे तुम अंत में सीखने वाले हो। फिर वो अपने पास से एक रस्सी को बाहर निकालकर उसके एक तरफ को पकड़ने के लिए बोलता है। झोंगरियोंग के पूछने पर वो बताता है, इस रस्सी को पकड़कर तुम जहाँ चाहे वहाँ भाग सकते हो, लेकिन मैं परछाई की तरह तुमसे चिपका रहूंगा और तुम्हारे बॉडी को मसलता रहूंगा। जिसे सुनकर झोंगरियोंग घबराते हुए बोलता है, आखिरकार इससे आपका क्या मतलब है? वो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें कोई मालिश दूंगा? चलो अब जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। ये बोलकर वो झोंगरियोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर झोंगरियोंग बोलता है, वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मेरे एबिलिटी एक्टिवेट होने के बावजूद मैं उसे देख नहीं पाया। झोंगरियोंग वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी बेगर पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर बहुत सारे पंच मार देता है। झोंगरियोंग रुकते हुए बेगर से पूछता है, आखिरकार आप मेरे ऊपर एक ही पल में इतने सारे अटैक कैसे कर सकते हैं? बेगर उसे घूरते हुए बोलता है, तुम इस तरह की बातें तब कैसे कह सकते हो जबकि दुश्मन तुम्हारे सामने है? चलो अब जल्द से जल्द भागना शुरू करो। ये बोलकर वो झोंगरियोंग के कुटाई करना शुरू कर देता है और झोंगरियोंग वहां से भाग भी नहीं पाता है। वो उस रस्सी को फेंकते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने का ये कोई तरीका है। इस
छोटी से रस्सी के बिना भी मुझे बस निकालने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। आखिरकार मैं इसे कैसे पकड़ कर रख सकता हूँ और एक ही समय में आपके जैसे मार्शल मास्टर से बचकर भाग सकता हूँ। जो सुनकर वो उसे एक चाकू देते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना फिर तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर पलटवार नहीं करूंगा। तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हो। उस चाकू से तुम मुझे स्टैब भी कर सकते हो या फिर काट भी सकते हो। तुम जैसा मर्जी वैसा करो। अगर तुमने मेरी एक बाल को भी काट दिया या फिर मेरे कपड़े पर भी थोड़ा सा खरोच लगा दिया, तभी झोंगरियोंग बोलता है, तो फिर आप मुझे पाम टेक्निक भी सिखाएंगे। जो सुनकर बेगर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड से हम इसे बेगर नहीं बल्कि बैटल किंग या फिर झोंगरियोंग का मास्टर कहेंगे। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।